नमस्कार, कृषि जगत की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर मैं हाजिर हूं छवि कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत करते हुए। कार्यक्रम के जरिए हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि सरकार की नवीनतम जो योजनाएं हैं उनसे आपको अवगत करा सकें। जो नवीनतम तकनीकें विकसित हो रही हैं आपके विकास को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आपसे साझा कर सकें। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी हम ऐसी ही कोशिश करेंगे, बातें करेंगे कृषि तकनीकों के बारे में और उन तकनीकों से आपको अवगत कराने वाले विभिन्न माध्यमों के बारे में। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। कम्फेड द्वारा उत्पादित दुग्ध उत्पादों को देश से बाहर भेजेगी सरकार। गर्मी में अपनी मुर्गियों को बढ़ते तापमान से बचाए मुर्गी पालक। और किसानों के लिए बेहद उपयोगी स्ट्रॉ रीपर मशीन। राज्य सरकार पशुपालकों की आमदनी को बढ़ाने हेतु कम्फेड के द्वारा उत्पादित दूध उत्पादों को देश से बाहर भेजेगी। पिछले दिनों पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने बताया कि बिहार के बने हुए उत्पाद जो कि दूध से बने हुए हैं वो अब अमेरिका में बिकेंगे। इसकी बिक्री से उत्पादकों की आमदनी भी लागत मूल्य से दोगुनी हो जाएगी। बिहार राज्य के कोई भी प्रोडक्ट संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जा रहा है और कनाडा जा रहा है, तो इसकी पृष्ठभूमि में मैं ये बताऊं कि पिछले वर्ष 2024 जून में मैं और मेरे साथ दो हमारे ऑफिसर्स अमेरिका गए थे। एक न्यूयॉर्क में समर फैंसी फूड शो करके एक फूड शो का आयोजन किया गया था। उसमें हम लोगों ने पहली बार सुधा का प्रोडक्ट्स ले जाकर वहाँ डिस्प्ले किया था। मुर्गी पालकों को सलाह दी जाती है कि गर्मियों के मौसम में मुर्गियों के बाड़े के तापमान को नियंत्रित रखने की कोशिश करें, जिससे मुर्गियों में होने वाले बीमारियों से उनको बचाया जा सके। इससे उनकी मृत्यु दर भी कम होगी। तापमान के साथ साथ गर्मियों में भोजन को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है। किसान भाई बहनों, अगर आप केले की खेती कर रहे हैं तो उन्हें कीटों के प्रकोप से बचाएं। केलों में सबसे ज़्यादा खतरा काला भीम के प्रकोप का होता है। ऐसे में काला भीम से फसल को बचाने के लिए प्लास्टिक से केले की फसलों को ढक दें। इससे केलों को कीट से भी बचाया जा सकता है और उनकी गुणवत्ता भी बरकरार रखी जा सकती है। विशेष जानकारी डॉक्टर सीमा कुमारी से। अगर हम बचाव करने के लिए करना चाहेंगे इस काले जो भृंग है जिसके आक्रमण से, तो हम उसको केले के घौद को हम पीपी बैग से कवर करते हैं। और जैसे ही फूल निकलता है उसी समय हम लोग अगर कवर कर दें तो ये काले भृंग का प्रकोप उसमें नहीं होगा और केला की जो गुणवत्ता वो बनी रहेगी, प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलेगा। किसान भाई बहनों, केला एक प्रमुख फसल है जिसका उत्पादन बिहार में बड़े पैमाने पर होता है। केले को हम दो प्रजातियों में बांट सकते हैं। पहला वो जिसे फल के रूप में खाया जाता है, जबकि दूसरा शाक भाजी के रूप में खाया जाता है। इसके उन्नत प्रभेदों का प्रयोग कर किसान बेहतर लाभार्जन कर सकते हैं। फल की उन्नत किस्मों में चंपा, अमृत सागर, बसराई, ड्वार्फ, सफ़ेद बेलची, लाल बेलची, हरी छाल, मालभोग, मोहन भोग और रोबोस्टा आदि प्रमुख है। इसी प्रकार शाक भाजी की उन्नत प्रजातियों में मंथन, हजारा, अमृतमान, चंपा, काबुली, कैंपिस, ईयरगंज तथा राम केला प्रमुख है। केला सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला फल है। खास बात यह है कि अन्य फलों की तुलना में केला सस्ता होता है। केले में पाए जाने वाले विटामिन, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व एक स्वस्थ शरीर के लिए बेहद ही जरूरी होते हैं। अगर आप शारीरिक कमजोरी से जूझ रहे हैं तो केले को अपनी डाइट में शामिल करें। केला में विटामिन ए, विटामिन बी और मैग्नीशियम मिलता है। इसके अलावा विटामिन सी, पोटेशियम और विटामिन B6, थायमिन, राइबोफ्लेविन भी होता है। केले में पोटेशियम पाया जाता है जिससे हमारी मसल्स में क्रैम्प नहीं आते।
केले में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो हमारे शरीर को एनर्जेटिक रखता है और हम थकान कम महसूस करते हैं। एक्सरसाइज से पहले अगर आप 2 केले खा लेंगे तो एक्सरसाइज के दौरान आप ज़्यादा थकान महसूस नहीं करेंगे। खीरा एक ऐसी फसल है जिसका गर्मी के दिनों में बहुतायत मात्रा में उत्पादन और उपयोग होता है। यदि नवीनतम तकनीकों का प्रयोग कर इसका उत्पादन किया जाए तो किसान भाई एक अच्छी आय का अर्जन कर सकते हैं। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही कर्मठ किसान नंदकिशोर पासवान जी से, जो कि खीरा के उत्पादन से जुड़े हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुभव। खीरा का खेती करते हैं और लागत कुछ कम है लेकिन मुनाफा हो रहा है। 8 कट्ठा में खीरा है और 2000 लागत है और 5-6 हज़ार का हुआ, अभी तो टूट ही रहा है। किसान भाई बहनों, फसल अवशेषों को काटने के लिए बाजार में कई कृषि उपकरण उपलब्ध हैं। स्ट्रॉ रीपर फसल अवशेषों को काटने में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कृषि उपकरण है। यह कृषि यंत्र एक साथ 3 तरह के काम करता है। इसमें काटना, थ्रेसिंग करना और पुआल साफ करना या भूसा बनाना शामिल है। इसका ट्रैक्टरों के साथ प्रयोग किया जाता है तो यह शानदार काम करता है और ईंधन की भी खपत कम होती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए चलते हैं बाकरगंज पटना अनाज मंडी में, जहां जानेंगे अनाजों के ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 4000 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4500 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 7500 रुपये प्रति क्विंटल और बासमती चावल 11000 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। लिया आपने जायजा मंडी के भाव का, जाना अपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में और साथ ही साथ आपने सुनी अपनी ही एक सफल साथी के सफलता की कहानी भी। कार्यक्रम की कुछ अगली कड़ियों में हमारी ये उम्मीद होगी कि आप में से कुछ लोगों के सफलता की कहानी हम आपके दूसरे साथियों तक पहुंचा सकें। तो चलिए कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं आगे और अब बारी है कार्यक्रम की शुरुआत में की गई उस बात की, यानी कि कृषि तकनीकों के विकास की और कृषि तकनीकों के प्रसार प्रचार में विभिन्न माध्यमों की भूमिका की। और इस बारे में हमें खास जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर धीरज कुमार, जो कि ICAR पटना के वरीय वैज्ञानिक हैं। तो आइए देखते हैं उनसे बातचीत पर आधारित ये साक्षात्कार। नमस्कार किसान भाइयों, हमारे देश की कृषि व्यवस्था में दिनों दिन काफ़ी उन्नति हो रही है, जिसका श्रेय जाता है एक तो हमारे परिश्रमी किसान भाइयों का, और दूसरा जो कि उन्नत तकनीक का आविष्कार करते हैं और ऐसे विभिन्न माध्यम में ऐसी संस्थाएं जो इनका प्रसार करते हैं, और इसका परिणाम स्वरूप हमारा कृषि व्यवस्था दिनों दिन सुधरता जा रहा है। तो आज का हमारा विषय है कृषि तकनीकों के प्रसार में विभिन्न माध्यमों की भूमिका। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित है डॉक्टर धीरज कुमार जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है ICAR पटना से। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, इतनी सारी तकनीकें हैं हमारे कृषि व्यवस्था में, हमारे बहुत सारे किसान भाई अभी इस बात को नहीं जान रहे हैं। यदि सारे लोग को इस बात की जानकारी हो तकनीकों की, तो हमारा कृषि बहुत ही उन्नति करेगा। तो कृपया आज हमारे इस कार्यक्रम में बताएं कि वो कौन कौन सी तकनीकें हैं जिनको जानना ज़रूरी है और कौन कौन सी संस्थाएँ हैं जो इनके प्रसार में लगी हैं। नमस्ते किसान भाइयों, देखिए, जहाँ तक कृषि तकनीकों की बात है, आप सबको मालूम है कि हमारी बहुत सारी किस्में हैं अलग अलग क्रॉप्स की। धान है, गेहूं है, मक्का है, इवन फ्रूट्स में भी हमारे आम हैं, लीची हैं हमारे बिहार के लिए स्पेशली, और भी बहुत सारी तकनीकें हैं, जैसे पानी का हम किस तरह से प्रबंधन करें, फर्टिलाइज़र जो होता है खाद का प्रबंधन किस तरह से करें, अगर कोई बीमारी लग जाए तो उससे हम कैसे बचें, अगर कोई कीट लग जाए तो कैसे बचें, हम अपनी मार्केटिंग को किस तरह से करें ताकि हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो, प्रॉफिटेबल हो हमारे लिए। तो ये सब तकनीकें हैं, और इन तकनीकों के प्रचार प्रसार में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं हमारे देश में।
अगर हम इसको वर्गीकृत करना चाहें तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि सरकारी संस्थाएं हैं, उसके बाद प्राइवेट संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं हैं, और तीसरी संस्था NGO सेक्टर जो होता है। तो अगर सरकारी की बात करें तो हमारी भारत सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम, जिसमें कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इस पे काम कर रही है प्रसार के क्षेत्र में। उसके बाद हमारे बिहार में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, खास करके आपको पता है कि हमारे सबौर में यूनिवर्सिटी है, पूसा में भी हमारी यूनिवर्सिटी है, और एक पटना में भी बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है। तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ भी प्रसार में कार्यरत हैं। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र कृषि प्रसार के एक बहुत बड़े स्रोत हैं। वहाँ से बहुत सारे किसान तरह तरह की जानकारियाँ लेते हैं, वहाँ से उनको बीज भी मिलता है कई बार प्रदर्शन के लिए। तो ये सरकारी की बात हो गई। अगर प्राइवेट की बात करें तो बहुत सारी कंपनियां हैं, जो खाद की कंपनियां हैं, जो बीज की कंपनियां हैं, या फिर पेस्टिसाइड्स बनाती है ऐसी कंपनियां हैं। तो इन कंपनी, या फिर मैकेनिकल जो मशीन बनाती हैं, उनकी कंपनियां हैं। ये कंपनियां भी गांव तक पहुंचती है और अपने अपने उत्पाद को बेचने का प्रयास करती है, वहाँ पे अपनी गोष्ठियाँ लगाती है, किसानों से बातचीत करती है। तीसरा जो क्षेत्र है NGO सेक्टर है, जिसको हम लोग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो अगर हमारे राज्य की बात करें तो यहाँ पे आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, AKRSP बोलते हैं उसको, और साथ ही साथ कौशल्या फाउंडेशन है जो कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है, साथ और बाइफ जो खास करके एनिमल साइंस से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रही है। तो बहुत सारे NGO सेक्टर्स जो हैं, उसके बाद प्रदान है। तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं कुल मिला के मल्टी एक्सटेंशन एजेंसी के तहत कृषि प्रसार का कार्य पूरे भारतवर्ष में करते हैं। सर, अभी आपने बताया कि कृषि तकनीकों के प्रसार में कौन सी संस्थाएं काम कर रही है। अब हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से संचार माध्यम है जो इनके क्षेत्र में काम कर रही हैं। देखिए, कृषि तकनीकों को पहुंचाने के लिए, किसानों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे माध्यम होते हैं, और अगर हम इसको एक अलग तरीके से देखें तो कुछ ऐसे माध्यम हैं जो कि व्यक्तिगत माध्यम हैं। जैसे हम साइंटिस्ट किसानों के खेत पे जाते हैं, उनको जानकारी देते हैं, या किसान हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं और उनसे हम बात करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो हमें मेल करते हैं या फिर हमें चिट्ठियां भेजते हैं, उसका भी जवाब हम देते हैं। तो ये व्यक्तिगत माध्यम आप कह सकते हैं, टेलीफोन कॉल हुआ। और अगर दूसरा जो माध्यम है वो है ग्रुप अप्रोच, यानी कि समूह के माध्यम से। इसमें क्या होता है कि कम से कम 10, 20, 50 लोगों का समूह होता है जिनके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों को तकनीकों के बारे में बताते हैं। समूह माध्यम की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेशंस मेथड जो है, प्रदर्शनी, कृषि प्रदर्शनी हुआ, या फिर एक्सपोजर विजिट बोलते हैं, फील्ड विजिट बोलते हैं। हम दूसरे संस्थान में जाते हैं, खेतों में जाते हैं और उनको हम किसी पर्टिकुलर तकनीक के बारे में बताते हैं। तो ये ग्रुप अप्रोच हुआ। और एक है जनसंपर्क माध्यम, जिसको हम मास मीडिया बोलते हैं। और जनसंपर्क माध्यम जो है, आप मान के चलिए किसान मेला है, जहाँ पे बहुत लार्ज नंबर में किसान पहुँचते हैं और अलग अलग तकनीकों की जानकारी डिफरेंट स्टॉल से लेते हैं। तो हम लोग किसान मेला के थ्रू काम करते हैं। और अगर बात करें टेलीविज़न की बात करें, जिस पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कृषि दर्शन की, तो वो एक मास मीडिया का उदाहरण है। उसके बाद रेडियो है, न्यूज़पेपर्स हैं, लीफलेट्स है, बुलेटिन्स है। तो ये सब हम बांटते हैं जब लोगों पे, तो उनके पास हमारी जानकारी पहुंचती है। तो ये 3 माध्यम हैं ऐसे जिनके थ्रू हम किसानों तक पहुंचते हैं अपनी तकनीकों को लेकर और आधुनिक जानकारियों के साथ। तो ये इसका उत्तर आप कह सकते हैं। सर, अभी आपने बहुत सारी माध्यमों के बारे में बातचीत की और जानकारी दी। हम यह आपसे जानना चाहेंगे कि इतने सारे माध्यमों में कौन से ऐसे माध्यम है जो ज़्यादा प्रभावशाली स्तर पे काम कर रहे हैं? देखिए, अलग अलग माध्यम अलग अलग स्तर पर कार्य करते हैं और वो निर्भर करता है कि हमारा क्या उद्देश्य है। अगर हम जागरूकता फैलाना चाहते हैं तो हम मास मीडिया का उपयोग करते हैं, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर की। और अगर हम पर्सनली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम किसानों के खेत तक जाते हैं या किसान हमारे यहाँ तक आते हैं। तो जो व्यक्तिगत माध्यम हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि हम लोग किसानों से इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्टली उनके प्रॉब्लम को जाके देखते हैं खेतों पे और उनसे जानकारी लेते हैं और अकॉर्डिंगली हम उनको सुझाव देते हैं कि ये करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आप मान के चलिए, सपोज़ कोई बड़ी बीमारी आने वाली है या आ चुकी है किसी दूसरे क्षेत्र में और बिहार में भी आ सकती है, तो उसके लिए हम कैंपेन मेथड जिसको बोलते हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें लार्ज स्केल पे हम लोग पूरे बिहार में अलग अलग राज्यों में कैंपेन करते हैं।
सरकारी माध्यमों के थ्रू, और लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि आपको इस तरह के प्रॉब्लम, टिड्डा का जैसे अटैक हुआ था तो किस तरह से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये कैंपेन के मेथड से हो गया। तो अलग अलग माध्यम, कोई एक माध्यम ऐसा नहीं है कि रामबाण कह सकते हैं या बहुत प्रभावशाली होता है। कई बार हम माध्यमों को मिक्स करते हैं, जैसे कि ग्रुप मेथड और मास मेथड मिक्स करके भी हम लोग ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। सर, आपका संक्षिप्त समय में और विस्तृत जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएं। जानकारियों का सिलसिला अभी रहेगा जारी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, तो बने रहिए हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, और कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने बात की थी कि सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कई बार आप तक पहुंच नहीं पाती। तो इस कार्यक्रम के ज़रिए हम ये कोशिश करते हैं कि उन सभी योजनाओं को आपसे साझा कर सकें। तो सरकार की किसान कल्याण योजना के बारे में, यानी कि जो नेचुरल फार्मिंग से जुड़ी योजना है, उसके बारे में अब लेते हैं जानकारी इस मनोरंजक तरीके से बनाए गए फीचर फिल्म के जरिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति और फसल उत्पादन बढ़ाने, शुद्ध खान पान एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है।
ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को
हम जन आंदोलन बनाएंगे। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन ने बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने सब करे, जब भी इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौंत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों और बहनों, आप भी इन किसानों की तरह प्राकृतिक खेती अपनाइए और अपने जीवन में लाभ, खुशी और समृद्धि पाइए। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। हम उम्मीद करेंगे कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएं। ऐसी ही और भी जानकारियां और भी विषय और विशेषज्ञों को लेकर होंगी आपसे फिर मुलाकात। लेकिन तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।